हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मेडिटेशन और डिप्रेशन के बीच में कनेक्शन का, और कैसे मेडिटेशन जो है वो डिप्रेशन को दूर करने का सबसे इजी और सिंपल तरीका है, और नेचुरल भी है साथ में, क्योंकि इसमें कोई सप्लीमेंट नहीं खा रहे आप, है ना। तो हम आज उसके ऊपर बात करेंगे। देखो, डिप्रेशन जो होता है ना, डिप्रेशन एक बहुत ही कम्प्लेक्स डिसीज़ होता है, ठीक है। आप डिप्रेशन के जो सोर्स है उसको जो है वो पिन पॉइंट नहीं कर सकते। डिप्रेशन एक जनरल डिसऑर्डर है, ठीक है, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बंदा एक्सपीरियंस भी करता है और बहुत सारी चीज़ों की वजह से जो डिप्रेशन होता भी है, ठीक है। तो बेसिकली डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर जो मुझे लगता है मेन कारण है वो है सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ डिप्रेशन एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ डिप्रेशन। तो बेसिकली ये 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है वो लोगों को डिप्रेशन होता है। मैं क्लिनिकली डिप्रेस्ड लोगों की तो बात नहीं ही कर रहा हूँ ऑब्वियसली, पर मैं जनरल जो लोग दुखी रहते हैं ना आजकल, उस दुखीपन के रीजंस बता रहा हूँ। तो वो रीजंस हैं दे रूट फ्रॉम सोशियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। तो अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो सोशियोलॉजिकल एग्जांपल्स हो गए अगर डिप्रेशन के, तो वो क्या हो गए? वो हो गए कि आप सोशल मीडिया पे देखते हो कि आपके जो है फ्रेंड्स आपसे आगे निकलते जा रहे हैं, ऐसा आपको फील होता है, बिकॉज दे आर पोस्टिंग देयर बेस्ट लाइफ। तो एक वो भी सोर्स ऑफ डिप्रेशन हो गया, ठीक है। फिर करियर रिलेटेड स्ट्रेस भी सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स में ही आता है, और साथ में रिलेशनशिप एंड फैमिली प्रॉब्लम्स, आपका रोमांटिक रिलेशनशिप्स में कोई इशू है, वो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सारी चीज़ों में सारी चीज़ें जो है वो सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ डिप्रेशन में आती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिकल एग्जांपल, जैसे कि कोई आदमी होता है वो परफेक्शनिस्ट टेंडेंसी वाला होता है, उसको ओसीडी होता है, वो हर चीज़ रूटीन बना के लिस्ट बना के करता है, उसको परफेक्ट सिचुएशन चाहिए कोई भी काम करने के लिए, तो वो भी एक डिप्रेशन का कारण होता है, ठीक है। नथिंग इज़ परफेक्ट, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। और उसके बाद कांस्टेंट सेल्फ डाउट, सेल्फ क्रिटिसिज्म कि मैं तो सबसे बेकार हूँ, लोग बहुत अच्छे हैं, मैं सबसे बुरा हूँ, मैं सबसे बेकार आदमी हूँ इस दुनिया का, और मेरे से कुछ नहीं होगा, सब मेरे से अच्छे हैं, मेरे से मैंने वो किया वो भी बेकार हो गया, वो किया वो भी बेकार हो गया। एक जनरल सेंस ऑफ होपलेसनेस एक आपकी साइकी में घुसी है कि मैं बेकार हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरी लाइफ खस्सी ही है तो खस्सी रहेगी, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजिकल एग्जाम्पल हो गया। बायोलॉजिकल एग्जांपल की बात करें तो जनरल लैक ऑफ सेल्फ केयर, आप सोते ढंग से नहीं हो, आप खाते अच्छा खाना नहीं हो, फिर आप आई डोंट नो फ़ोन चलाते रहते 24 घंटे, है ना। ये सब चीज़ें, हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, आपको कोई हेल्थ इशू है, मतलब फिजिकल हेल्थ इशू हो सकता है आपकी, आई डोंट नो, वट एवर मे बी द हेल्थ इशू यू हैव, ठीक है, वो भी हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, क्योंकि आजकल हम अंदर अंदर ही रहते हैं, बाहर तो निकलते ही नहीं है ना, तो सनलाइट वगैरह नहीं मिलती, सोशलाइज नहीं कर पाते हम, और है ना, बेसिकली नॉट टचिंग द ग्रास जिसको बोलते हैं। तो बिकॉज हम आर्टिफिशियल लाइफ जीते हैं, उसकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, बिकॉज आवर ब्रेन इज़ नॉट मेड फॉर दिस लाइफ, है ना। आवर ब्रेन इज़ स्टिल मेड फॉर गोइंग आउट एंड हंटिंग स्टफ। तो वट एवर मे बी द रीज़न फॉर डिप्रेशन, you should understand that depression is very complex disease, and इट माइट बी कॉम्प्लेक्स, पर मेडिटेशन जो है वो इसको बहुत ईजिली क्योर कर सकती है, ठीक है। तो आज हम यही बात करेंगे कि मेडिटेशन डिप्रेशन को कैसे मारती है। मेरा नाम आशीष है, और मैं इस चैनल पे जो है वो मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करता हूँ, स्पेशली मेंटल हेल्थ यंग लोगों की, जो कि आज की सोसाइटी और ज़माना जो भी है, जैसा भी है, अजीब सा ज़माना है आजकल भाई, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो दुखी रहते हैं बेसिकली। तो मैं उन लोगों की जो है वो, उन लोगों को खुश रहने में जो है वो हेल्प करता हूँ। और मेंटल हेल्थ बेसिकली मेरा पेन पॉइंट है, और उसी पे मैं जो वो लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको इस टॉपिक पे इंटरेस्ट है, या आप अपने लाइफ में कोई चेंज लाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू। तो अभी हम वीडियो में बात करते हैं, वीडियो के ऊपर मेन पॉइंट पे। तो सबसे पहला पॉइंट है टेक केयर ऑफ़ द किंग ऑफ़ योर ब्रेन, ठीक है। अब हम किंग ऑफ़ योर ब्रेन से मतलब क्या हुआ? किंग ऑफ़ योर ब्रेन से मतलब है कि बेसिकली आपका दिमाग एक कंपनी की तरह है, ठीक है। और कंपनी जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ऐसी एक कंपनी की तरह। और उस कंपनी में आपके दिमाग की जो कंपनी है, बेसिकली आप अपने दिमाग को एक कंपनी की तरह इमेजिन करो। तो आपका जो दिमाग है, वो जो कंपनी है, उस कंपनी का सीईओ है, उसका नाम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब आपके दिमाग में बहुत सारे हिस्से हैं, हिपोकैम्पस है, ये है, वो है, बहुत कुछ है, ठीक है।
अब वो सारे कैसे हैं, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सीईओ के बारे में। अगर गूगल का सीईओ, अगर टेस्ला का सीईओ एलन मस्क ना होके कोई चाय वाला होता, है ना, कोई बाहर जो रेडी पे बेचते हैं चाय, या फिर आई डोंट नो कोई छपरी सा बंदा होता, ठीक है, अगर अगर ऐसा कोई बंदा टेस्ला का सीईओ बन जाए तो टेस्ला कंपनी तो डूब जाएगी ना, चाहे उसमें कितने ही अच्छे लोग काम कर रहे हों। वैसे ही आपका दिमाग है भाई, अगर आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सही है तो आपका दिमाग सही है, आपका दिमाग सही है तो आपकी लाइफ सही है, आपकी मेंटल हेल्थ सही है। तो बेसिकली सारी कहानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो किंग ऑफ योर ब्रेन होता है, किंग ऑफ योर कंपनी होता है, किंग ऑफ द ब्रेन कंपनी होता है, सीईओ होता है आपके दिमाग का। और अगर आप उसका ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो ऑटोमेटिकली बेकार होने वाली है। हमारे और आदि मानव में सिर्फ यही डिफरेंस है, वो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का। आदि मानव का जो है वो अंडर डेवलप्ड था, हमारा डेवलप्ड है, हमारे पास डिसीजन मेकिंग की पावर है। पर क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी जो है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ही वीक करती है, हमारी डिसीजन मेकिंग को ही वीक करती है, इसलिए जो है वो हम अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाते। तो बेसिकली आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आपने अपनी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है, हेल्दी बनाना है। अब अगर हम साइंटिफिक तरीके से बात करें तो पैक्वल एंड लियोनी, ये साइंटिस्ट हैं अमंग अदर्स, इन्होंने जो है वो एक स्टडी की जिसको एक मेडिकल जर्नल है द लांसेट, उसमें जो वो पब्लिश भी किया गया। इसमें इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने 17 क्लिनिकली डिप्रेस्ड पेशेंट्स के ब्रेन को स्कैन किया, ठीक है, और उसमें उन्होंने ये पाया कि जो क्लिनिकली डिप्रेस्ड, मतलब क्लिनिकली डिप्रेस से मतलब है कि वो लोग जिनको एक्चुअल में डिप्रेशन है, मतलब दे आर नॉट सेइंग दैट दे आर डिप्रेस्ड, दे आर एक्चुअली डिप्रेस्ड, डॉक्टर्स हैव सेड दैट दे आर डिप्रेस्ड, ठीक है। तो जिन लोगों को एक्चुअल में डिप्रेशन है उनके ब्रेन जो है वो स्कैन किया इन्होंने, और इन्होंने पाया कि जितने भी क्लिनिकली डिप्रेस्ड पेशेंट्स हैं उनके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वाला एरिया जो है वो हाईली अंडर डेवलप्ड है, मतलब उसमें है ही नहीं कुछ। मतलब आप ऐसे सोचो कि एक हेल्दी बॉडी बिल्डर है और उसकी टांगें जो हैं वो पतली पतली हैं, तो वैसा था उनका दिमाग, मतलब पूरे दिमाग के बाकी हिस्से ओके हैं पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो उसमें है ही नहीं कुछ। तो दैट वाज इनफ रीज़न टू अंडरस्टैंड कि जो है वो डिप्रेशन जो है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के वीकनेस की वजह से जो है वो होता है, ठीक है। अब वही बात आ गई ना सारी कि अगर कंपनी का सीईओ बेकार है तो कंपनी बेकार है, कंपनी का सीईओ अच्छा है तो कंपनी अच्छा है। अब डॉक्टर सारा लज़ार हैं एक, उन्होंने ब्रेन कंपनी क्लिनिकल डिप्रेशन सोचो, हाँ, तो डॉक्टर सारा लज़ार हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पाया, उन्होंने डॉक्टर सारा लज़ार हैं, हार्वर्ड की न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये देखा कि जो रेगुलर मेडिटेटर्स होते हैं ना, रेगुलर मेडिटेटर्स मतलब कोई 10 दिन से कर रहा है, 10 दिन से नहीं, कोई 6 महीने से कर रहा है, कोई साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है, ठीक है। जो 10 साल से कर रहे हैं मैं तो भाई उनको सत श्री अकाल ही बोलूँगा, पता नहीं भाई, लेजेंड बंदे हैं, ठीक है। तो उन्होंने पाया, डॉक्टर सारा रज़ार जो हार्वर्ड की न्यूरो साइंटिस्ट है, उन्होंने पाया कि जो लोग रेगुलरली मेडिटेशन कर रहे हैं उनका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो बड़ा है। अब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बड़ा, तो इतना सा दिमाग है, इसमें बड़ा छोटा कैसे होगा? वो बेसिकली क्या है कि ग्रे मैटर होता है एक, ग्रे मैटर मतलब एक न्यूरॉन, थिकनेस भी नहीं बोलेंगे, मतलब जितने न्यूरॉन होंगे उतना ग्रे मैटर है, ठीक है। तो जब कोई बंदा रेगुलरली मेडिटेशन करता है तो उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जो वो ग्रे मैटर बढ़ते हैं, ग्रे मैटर बढ़ता है, और ग्रे मैटर बढ़ने से मतलब है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बड़ा हो रहा है, हेल्दी हो रहा है। तो दैट वाज इट। तो इससे ये पता चलता है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उनका जो है वो बड़ा होता है, हेल्दी होता है और एकदम परफेक्ट होता है, ठीक है। और जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बेकार होता है। तो ऑब्वियसली जो मेडिटेशन करेंगे उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हेल्दी होगा, और हेल्दी होगा तो कंपनी का सीईओ अच्छा हो गया, कंपनी का सीईओ अच्छा हो गया तो कंपनी का फ्यूचर अच्छा हो गया। तो बेसिकली पहला पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि आपने अपने दिमाग के किंग का जो है वो ध्यान देना है। अब दूसरा पॉइंट है कि जो मेडिटेटिव ब्रेन वेव पैटर्न्स होते हैं ना, वो जो है वो डिप्रेशन को जो है वो भगा देते हैं। अब इससे क्या मतलब हुआ? देखो बेसिकली क्या है कि आप जब भी कुछ
आपका दिमाग ना हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहा है, और ऐसे कोई नाम के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नहीं, उनको मीज़र कर सकें वैसे वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। तो आपका दिमाग हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को अगर हम क्लब कर दें तो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में उसको बोलते हैं ब्रेन वेव, ठीक है। तो बेसिकली आपका दिमाग जैसे इस टाइम मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे दिमाग में अलग तरीके के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स निकल रहे हैं जिनको हम क्लब कर पे, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं तो हम उनको साथ में इकट्ठा करके बोलेंगे कि ब्रेन वेव पैटर्न्स हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइम में, अलग अलग मूड में, स्टेट में, थॉट्स में, काम करते टाइम, सोते टाइम, हर टाइप में अलग अलग ब्रेन वेव पैटर्न जो है वो हमारे दिमाग में जो है वो जनरेट होते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली फिर डिप्रेशन के भी ब्रेन वेव पैटर्न्स होंगे, मतलब अगर कोई बंदा डिप्रेस्ड है तो उसके ब्रेन वेव पैटर्न्स और जो बंदा खुश है उसके ब्रेन वेव पैटर्न्स में डिफरेंस तो होगा ही ऑब्वियसली। अब बात क्या है कि जो अल्फ़ा एंड थीटा ब्रेन वेव पैटर्न्स होते हैं ना, दे आर द पैटर्न्स जो कि हैप्पी वाले होते हैं, ठीक है, काल्म वाले होते हैं। और मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन अल्फ़ा एंड थीटा ब्रेन वेव पैटर्न्स को ही जनरेट करती है। बेसिकली जब आप मेडिटेशन करते हो तो जो आपका दिमाग है वो कौन सी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है, अल्फ़ा एंड थीटा। अल्फ़ा एंड थीटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड थीटा ब्रेन वेव पैटर्न्स, जिसकी वजह से आपका दिमाग जो है वो मेडिटेशन करते टाइम शांत होता है, ठीक है। तो आप ऐसे इमेजिन करो, बेसिकली इस पॉइंट को ऐसे इमेजिन करो कि जब भी आप टेंस्ड होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो सभी लोग बोलते हैं लंबी सांस लो, और लंबी सांस अगर आप ढंग से ले लो, आप लेते तो हो नहीं ढंग से, पर अगर आप लंबी सांस ढंग से ले लो तो आपको काल्मनेस फील होती है। और वो जो काल्मनेस है ना, वो काल्मनेस क्या है, वो काल्मनेस है अल्फ़ा एंड थीटा ब्रेन वेव पैटर्न्स। तो बेसिकली यही मेरा पॉइंट है कि जब मेडिटेशन करते हैं तो अल्फ़ा एंड थीटा ब्रेन वेव पैटर्न जो है वो प्रमोट होते हैं, और वो जब प्रमोट होते हैं तो ऑब्वियसली डिप्रेशन वाले जो हैं वो साइड ऑब्वियसली हो ही जाते हैं। तो इसलिए इसमें भी एक रिसर्च है, वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो बायो फीडबैक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनमें 1991 में सैक्सबी एंड ऑल ने एक स्टडी की जिसमें उन्होंने पाया कि 14 क्लिनिकली अल्कोहलिक मतलब शराबी डिप्रेस्ड बंदे, ठीक है, 14 बंदे थे, उन्होंने उन पे 20 बार ब्रेन वेव थेरेपी की उन पे, ठीक है, बायो फीडबैक थेरेपी। अब वो तो हम तो कर नहीं सकते, हम तो मेडिटेशन ही कर सकते हैं, तो उन्होंने 20 बार उन 14 बंदों पे बायो फीडबैक थेरेपी की। उन्होंने पाया कि सारे बंदे जो थे, वो वाले जो जितने बंदे थे, वो 20 सेशन के बाद उनका जो डिप्रेशन स्कोर था वो 80% इम्प्रूव हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि ब्रेन वेव ट्रेनिंग के बाद उनका जो है वो डिप्रेशन जो है वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी जो ब्रेन वेव पैटर्न्स थे वो अल्फ़ा और थीटा वाले बना दिए गए। अब हम अल्फ़ा एंड थीटा ब्रेन वेव पैटर्न्स बनाने के लिए बायो फीडबैक इंस्टीट्यूट में जाके बायो फीडबैक थेरेपी तो ले ही नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। तो मेडिटेशन जो है वो स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है, मेडिटेशन जो होती है वो डिप्रेशन के जो थॉट पैटर्न्स होते हैं उनको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है। कैसे? तो जब हम एक मेंटल रट में होते हैं, हम एक डिप्रेसिव स्टेट में होते हैं, तब हमारा कैसा होता है थॉट पैटर्न, हमारा होता है कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, मैं फुद्दू हूँ, मैं बेकार हूँ, सब मेरे से अच्छे हैं, मैं इतना परेशान रहता हूँ, मेरी लाइफ में करियर अच्छा नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अच्छा नहीं, मेरी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं, ये वो। तो बेसिकली आपकी लाइफ जो है वो ऐसी होती है। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेटेड स्टेट में होता है, जो कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आपका जो माइंड है उसका टिप ऑफ द आइसबर्ग है आपका कॉन्शियस माइंड, जो कि चैटर माइंड है, मंकी माइंड है, ठीक है, और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो पीछे होके बैठा हुआ है, ठीक है। अब जब आप एक डिप्रेसिव स्टेट में होते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड ऑब्वियसली एक्टिव स्टेट में होता है, ठीक है। और हमारे दिमाग में 50,000 ख्याल आते हैं एक दिन में। साइंटिफिकली साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा, एक दिन में 50,000 ख्याल आते हैं। तो आप ऐसे सोचो कि किसी का कॉन्शियस माइंड जो बार बार ये बोली जा रहा है कि मैं फुद्दू, मैं फुद्दू, मैं फुद्दू, और दिन में 50,000 बार बोल रहा है मैं फुद्दू, तो फिर उसकी लाइफ फुद्दू ही होनी है फिर, ठीक है। तो अब उसको अपनी फुद्दू लाइफ को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा कुछ अपने आप में। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी टिप ऑफ द आइसबर्ग वाला जो चूतिया दिमाग है उसको साइड करके एक ऑब्जर्वेंट स्टेट में आना पड़ेगा, और अपने सबकॉन्शियस माइंड से जो है वो चीज़ों को जो है वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वी आर नॉट आवर थाट्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, है ना। पर इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ नहीं होगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि वी आर नॉट आवर थाट्स, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि मैं फुद्दू हूँ, तो आप फुद्दू हैं कि नहीं वो अलग टॉपिक है, पर आपका दिमाग आपको फुद्दू बोल रहा है तो आपने उस पर ध्यान नहीं देना है। और जब तक आप इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे ध्यान नहीं देने को, तब तक आप
नहीं आप इस स्टेट से निकल पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दिमाग ने आपको बोला मैं फुद्दू, तो आप एक ऑब्जर्वेंट स्टेट में कि बोल ले मुझे फुद्दू, मैं फुद्दू तो हूँ नहीं। उस स्टेट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस स्टेट में आने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को पावर देनी पड़ेगी। और सबकॉन्शियस माइंड को पावर आप कब दे पाओगे? जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करोगे, स्ट्रॉन्ग करोगे। और कैसे करोगे ट्रेन और स्ट्रॉन्ग? जब आप मेडिटेशन करने बैठोगे और आपका जो ये वाला दिमाग है, कॉन्शियस माइंड, जो कुछ ना कुछ बोली जा रहा है, आप उसको इग्नोर करते चलोगे, उसको इग्नोर करी जा रहे हो। और ध्यान किस पे दे रहे हो आप? अपनी सांस पे, लंबी लंबी सांसों पे ध्यान दे रहे हो। और लंबी लंबी सांसों पे ध्यान देने से क्या हो रहा है? आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट हो रहा है। और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि आपको पता चल रहा है कि दिस इज़ द प्रेजेंट मोमेंट, दिस इज़ द रियलिटी। ठीक है। जनरली होता क्या है, हम अगर डिप्रेसिव स्टेट में तो क्या होता है, हम पास्ट को रिग्रेट करते हैं और फ्यूचर की जो है वो टेंशन लेते हैं। उससे क्या होता है, जो प्रेजेंट है वो तो उसकी जो जॉय है वो तो सक आउट हो जाती है ना, क्योंकि प्रेजेंट को हमने फिल क्या कर दिया, प्रेजेंट को हमने डिप्रेशन से फिल कर दिया, हमने प्रेजेंट को इग्नोर कर दिया, हमने पास्ट के बारे में रिग्रेट किया, फ्यूचर के बारे में जो है वो टेंशन ली, तो सक आउट हो गया जॉय प्रेजेंट से। अब सक आउट जब हो गया तो उसकी जगह क्या भरेगा? वॉइड। क्या है? वॉइड क्रिएट हो गया ना प्रेजेंट मोमेंट में, उस वॉइड को भरेगा डिप्रेसिव थॉट। तो आपने कुछ नहीं करना है, जो प्रेजेंट मोमेंट में जीना बोलते हैं ना उसको यही बोलते हैं कि आपने अपनी ब्रेथ पे ध्यान देना है। जब आप ब्रेथ पे ध्यान दोगे तो आप प्रेजेंट मोमेंट में एक वो हो जाओगे, फिक्सेट हो जाओगे प्रेजेंट मोमेंट में। और प्रेजेंट मोमेंट में फिक्सेट होने से ही उसी को जो है वो निर्वाणा बोलते हैं, उसी को जो है वो बोलते हैं कि शांति में आई फील हैप्पी, आई फील ग्रेटफुल। तो दैट इज़ इट for this video. I hope this I today I am feeling a little weird, but ठीक है, आई वॉन्टेड टू क्रिएट दिस वीडियो फॉर सो लॉन्ग एंड आई होप कि आप इससे जो है वो एक आदमी भी अगर मेडिटेशन करना कल से शुरू कर देना तो आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। एंड थैंक यू वेरी मच। आई विल बी अपलोडिंग दिस विदाउट एनी एडिट्स बिकॉज आई गॉट अ स्लीप। बाय, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।